लोगों का एक समूह है जो कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं, मतलब ऐसा समूह है जो कानून बनाता है और सरकार चलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ पर हम देखते हैं, कानून के समक्ष हर कोई समान है, यह अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो देखो जब समान की बात हो रही है तो समानता का अधिकार, यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कानून के सामने सभी क्या है, समान है, एक जैसे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। जब वोट देने का अधिकार होता है तो हम वोट देने का अधिकार कहते हैं। सभी को 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है तो वो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। और अध्ययन का अधिकार मतलब हर कोई कुछ भी कर सकता है, ये उसका अधिकार है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए क्या कहा गया है, संसद में सभी राजनीतिक दलों की संयुक्त ताकत अगर 50% से कम हो। देखो क्या कह रहा है, संसद में क्या होती है, 2 पार्टी होती है, 2 या 3 पार्टी होती है, जिसको बहुमत मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुमत कहलाता है। जिसको बहुमत नहीं मिलता तो वो कौन सी, जिसको 50% से कम, जिसके जो हम कहेंगे राजनीतिक दल होते हैं जिसके मेंबर्स 50% से कम होते हैं, तो उसे हम विपक्ष कहते हैं। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आंसर साथ साथ में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 233। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है बी, 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, भूमि निम्नीकरण शब्द किससे संबंधित है। तो भूमि निम्नीकरण शब्द खेती योग्य भूमि तथा वन भूमि का उत्पादकता में गिरावट। देखो निम्नीकरण का मतलब कि कम हो जाना, तो खेती योग्य भूमि जो कृषि करने योग्य भूमि है या जो वन की भूमि है, जंगलों की भूमि है, उसकी उत्पादकता में कमी आ जाना, उसमें कमी हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खेती योग्य भूमि। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, यहाँ पर उस शब्द का नाम बताइए। देखो क्या कहा गया, हम यहाँ पे देखते हैं, उस शब्द का नाम बताइए जिसे केक के टुकड़े की तरह काटने पर मिट्टी की विभिन्न परतों को दिया जा सकता है। क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं, जब मिट्टी की सतह है ये, ठीक है, इसको जब हम काटते हैं केक की तरह जब हम काटते हैं तो ये जो पूरा डायग्राम बनता है, देखो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स के नाम आते हैं, सोइल की अलग अलग जो लेयर्स है या परत है उनका नाम आता है यहाँ पे। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो सबसे ऊपर होती है उसे शीर्ष मिट्टी कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है ना। तो पूछ रहे इस पूरी को क्या कहते हैं, मिट्टी मृदा प्रच्छेदिका। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो पूरा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में जरूर करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है, कृषि या खेती की एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। कृषि या खेती को एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का महत्वपूर्ण इनपुट नहीं है, मतलब मेन जो कृषि का काम नहीं है वो बताना है। देखो फर्स्ट में क्या आता है, लाभ, उर्वरक, बीज और श्रम। तो देखो हम यहाँ पे बात करते हैं उर्वरक, बीज और श्रम, ये सारे ही कृषि से संबंधित है। मतलब कि कृषि में आपने कैसा बीज लिया है, कैसी उर्वरक ली है, मतलब कैसे फर्टिलाइजर लिए हैं, कितना काम किया है, सारा ही कृषि के अंदर आता है। लेकिन लाभ एक कृषि का इनपुट नहीं है, वो आउटपुट में आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, किसान परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाने वाली खेती का नाम। किसान क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक खेती करता है, उस खेती को हम क्या कहते हैं, निर्वाह खेती। कहते हैं ना घर का निर्वाह चलाते हैं, मतलब कि एक ऐसा किसान जो क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं निर्वाह खेती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है, वे कौन से महत्वपूर्ण मसाले थे जिनकी यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। तो यहाँ पे जो भी चैप्टर है आपके जो करंट सिलेबस है उसमें से लिया गया है, ये पूरा का पूरा जो आपका हम ये कह दें कि पूरा सैम्पल पेपर आपके करंट सिलेबस में से लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो देखो क्या कहा गया है, वे कौन से महत्वपूर्ण मसाले थे जिन्हें यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, एक चाय के अंदर जो मेन मसाला चाहिए होता है वो होता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, चाय के अंदर जो मसाला चाहिए होता है वो तो हम क्या डालते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। ये सब मसाले इंडिया के अंदर फेमस थे, जिसकी वजह से जो यूरोपीय बाजार था यहाँ पर आया था और इनसे यहाँ से उन्होंने क्या शुरू की थी, मांग शुरू की थी, भाई हमको ये चाहिए। और धीरे धीरे यहीं आके उन्होंने क्या कर दिया था, शासन शुरू कर दिया था। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है,
डैश ने 1757 में बंगाल के नवाब के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया। तो किसने किया था? यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में बंगाल के नवाब के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखो प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है? डैश को 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। तो किसे नेता घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर को 1857 में विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहा गया है? डैश ने 1857 के विद्रोह के लिए फांसी की सजा पाने के लिए पहले सैनिक थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी मंगल पांडे। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली जो बगावत की गई थी आज़ादी के लिए, वो आज़ादी की बगावत किसने शुरू की थी? मंगल पांडे ने शुरू की थी। तो और इसकी कहानी भी आप लोगों को पता होगी। उन्हें क्या कहा था? एक बंदूक को मुंह से खोलना होता था और वो बंदूक बनी होती थी सुअर की चर्बी से। तो इस पे जो ये मंगल पांडे थे, ये पंडित थे, इन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और धीरे धीरे ये एक बगावत छिड़ गई। लेकिन उसी समय क्या हुआ? झांसी में भी थोड़ी थोड़ी ये बात चल रही थी बगावत के लिए, लेकिन दोनों की टाइमिंग मैच नहीं हुई। झांसी और जो मंगल पांडे, यहाँ पे दोनों का 1857 की बात है, लेकिन दोनों की टाइमिंग मैच नहीं हुई। उसी वजह से उस समय जो विद्रोह था वो शांत पड़ गया या असफल रहा। अब देखते हैं सेक्शन बी यहाँ पर आया है। सेक्शन बी में क्या कहा गया है? 2 से 7 तक प्रश्न है, मतलब एक पहले प्रश्न में 12 प्रश्न थे, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप। अब खंड बी आता है जिसमें 2 से लेकर 7 प्रश्न के हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। टोटल नंबर यहाँ पे 12 बन रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है? संविधान शब्द को परिभाषित करें। तो देखो, बड़े समाज में जहां विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, नियम आम सहमति से बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था? देखो, बड़े समाज में लोग क्या करते हैं? विभिन्न अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं और जो नियम होते हैं वो सहमति से बनाए जाते हैं। भाई आम लोग कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है। आधुनिक देशों में यह आम सहमति आमतौर पर लिखित रूप में उपलब्ध है। अब क्या हुआ? उन नियम को क्या कहा गया? लिख दिया गया। रिटन नियम हो गए हैं। एक लिखित दस्तावेज जिसे हम ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। तो उन नियम की एक बुक बना दी गई है जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, जिसमें जो सबके लिए क्या है? सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है? यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रबंध न हो तो क्या होगा? देखो, अब क्या होता है? वोट होते हैं। वोट में एक टीम, एक जो पार्टी है वो जीत जाती है, एक पार्टी हार जाती है। तो जो निर्वाचित है, जो चुने गए प्रतिनिधि है, अगर उनकी शक्ति को, मान लो कोई जीत गया है, उसको उस पर कोई भी बाउंडेशन ना हो तो क्या होगा? तो देखो, यदि निर्वाचित प्रतिनिधि की शक्ति पर कोई भी प्रबंध नहीं हो तो नेता उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। मान लो कोई नेता बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया और उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो वो अपनी मर्जी चलाएगा ना, कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है ना, तो वो दुरुपयोग कर सकता है। अधिकार के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप घोर अन्याय हो सकता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजों में संविधान अक्सर ऐसे नियम बनाता है जो हमारी राजनीतिक नेताओं द्वारा अधिकार के दुरुपयोग से हमारी रक्षा करता है। मतलब ऐसे नियम है कि वो उस नियम के अंतर्गत, उस नियम के दौरान उसमें रहकर ही क्या कर सके? अपने जो कर्तव्य है उनका पालन कर सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, अपक्षय क्या है? देखो क्या कहा गया है? अपक्षय क्या है? तापमान परिवर्तन, पाले की क्रिया, पौधों, जानवरों या मनुष्य द्वारा उजागर चट्टानों का टूटना और क्षय होना। मतलब कि जो मजबूत चट्टानें हैं, उजागर की जगह मजबूत चट्टानें हैं, उन सबसे पहले जो रॉक होता है, तो अपक्षय मतलब कि जो चट्टानें हैं उनका धीरे धीरे टूटना, ये क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और किस वजह से होगा? तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, या जानवरों के द्वारा, पौधों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जब वो चट्टानें टूटती है तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। इसमें अथवा दिया गया है और दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन क्या है? मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने तथा पशुधन पालने के लिए किया जाता है। तो मिश्रित खेती में क्या किया जाता है? एक जगह क्या कर रहे हो? ऐसी भूमि जहां पर आप क्या कर रहे हो? अपनी भोजन, फसल उगा रहे हो। अब उस फसल का जो भी अपशिष्ट बच गया, जैसे कि लीव्स बच गई या फिर उसका जो कचरा बच गया, वो उससे आपने क्या किया? चारे के तौर पर पशुओं को दे दिया। तो अब क्या हो रहा है? एक साथ में कई काम हो रहे हैं ना, तो उससे हम क्या कहते हैं? मिश्रित। मिश्रित मतलब कि मिक्स करना। तो जैसे कि एक बार फिर समझा देती हूँ क्या किया जाता है। एक तरफ पशु रखे जाते हैं और एक तरफ फसल उगाई जाती है। फसल का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो चारे के तौर पर किसको दे दिया जाता है? पशुओं को दे दिया जाता है, गाय भैंसों को दे दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है? उनका जो गोबर है उससे क्या एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, उर्वरक यूज किया जाता है। तो इस खेती को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है? द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में क्या हुआ था?
तो आंसर देखिए दूसरा या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध विभिन्न मोर्चों पर लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उड़ीसा और आगरा तथा दिल्ली सहित यमुना की नदी के उत्तर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो क्या कर लिया था अंग्रेजों ने इस युद्ध के दौरान? उड़ीसा, आगरा, दिल्ली सहित यमुना के जितने भी उत्तर के क्षेत्र थे उन पर अपना कब्जा कर लिया था। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? तो झांसी की रानी पे क्या हुआ था? देखो झांसी के जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और वहाँ पर ये रूल था कि क्या होता है कि जब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को क्या किया जाता है? उनका पूरा राज्य संभाल दिया जाता है। तो यही बात झांसी की रानी ने कही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कंपनी, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पति की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र के राज्य को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे दे, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी याचिका ठुकरा दी। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इसको मना कर दिया। अंग्रेज क्या चाहते थे? उस पर अपना कब्जा चाहते थे, और अंग्रेजों ने इस रूल को भी बंद कर दिया कि अगर ऐसे किसी की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को संपत्ति नहीं दी जाएगी। वो संपत्ति किसके पास में आ जाएगी? वो संपत्ति सारी ईस्ट ऑफ कंपनी जो है उसके पास में आ जाएगी। तो इस बात पे रानी लक्ष्मीबाई ने ऑब्जेक्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों और पर्णपाती वनों में अंतर बताइए। तो हमें क्या बताना है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर बताना है। तो पहले हम पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्ष के किसी भी मौसम में एक साथ पत्तियां नहीं गिराते। मतलब ये ऐसे इन पे सदाबहार है, मतलब हमेशा इन पे क्या रहती है? पत्तियां रहती है। कुछ पत्तियां चलो गिर जाती होंगी जो पुरानी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं आता कि एक मौसम आने पर सारी पत्तियां क्या कर दे, अपना जो पत्तियां गिर जाए, ऐसा नहीं होता। तो सदाबहार वन, क्वेश्चन को समझो, उसकी लैंग्वेज को समझो, उसके बाद उनको सॉल्व करो। तो सदाबहार वन वर्ष किसी भी एक मौसम में अपनी सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, जबकि जो पर्णपाती है वन वर्षपोत्सर्जन के माध्यम में कमी होने की वजह से या नमी की हानि को रोकने के लिए क्या करते हैं? किसी एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां जो हैं वो गिरा देते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो पर्णपाती वन है वो क्या करते हैं? एक मौसम में क्या कर देते हैं? अपनी सारी की सारी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना पतझड़ आ गई, तो ऐसे पौधे ऐसे जो पेड़ हैं वो एक मौसम में सारी पत्तियां गिरा देंगे, जबकि जो सदाबहार वन है उनमें हरी हरी लीव्स रहेंगी, कुछ गिरती जाएंगी, नहीं आती जाएंगी, गिरती जाएंगी, आती जाएंगी। अब हमारा यहाँ सेक्शन बी कंप्लीट हो रहा है। सेक्शन बी का सेकंड पार्ट है जिसमें ये कहा गया है प्रश्न बी के 8 से 11 क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के हैं, टोटल है 12 मार्क्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। तो देखो 6 मौलिक अधिकार के बारे में हमको बताना है यहाँ पर। तो देखो क्या है? सबसे पहले समानता का अधिकार, ये तो याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में इसको देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन करो। तो समानता का अधिकार क्या है? सबको समानता मिले, सब बराबर हो। स्वतंत्रता का हर किसी को कहीं घूमने फिरने की, कहीं जाने की, कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण मतलब कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने, अपना धर्म कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मतलब सभी को क्या है? अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए और पढ़ने का सभी को अधिकार है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कि जो संविधान है वो सभी के लिए सेम है, उससे रिलेटेड अधिकार। तो ये अधिकार आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाह खेती और गहन खेती के बीच में अंतर बताइए। देखो क्या है? निर्वाह खेती तो पहले भी आया है, और गहन खेती के बीच में अंतर बताना है। तो निर्वाह खेती क्या है? जिसमें एक किसान क्या करता है? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह खेती। तो इस प्रकार की खेती में किसान परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। परंपरागत रूप से छोटे उत्पादन करने के लिए निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी व घरेलू श्रम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? अपने घरेलू, जैसे पुराने ज़माने में जो खेती होती है ना, छोटे स्तर पर, मतलब ज़्यादा नहीं है, बैल वगैरह ले लिया, छोटी छोटी चीज़ों से वो क्या कर रहा है? अपनी खेती कर रहा है और अपने घर का खर्चा पूरा कर रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह खेती। जबकि गहन खेती निर्वाह खेती में किसान सरल उपकरणों और अधिक श्रम का प्रयोग करके भूमि के एक छोटे से खंड पर खेती करते हैं। तो देखो गहन खेती क्या है? यहाँ पे गहन खेती कृषि अब उपकरणों का यूज करने लगा। पहले तो क्या कर रहे थे? अपने आप श्रम अधिक यूज कर रहे थे। अब क्या कर रहा है? सरल उपकरणों के साथ में इस खेती को, जो खेत है उसकी खेती कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं गहन खेती। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। देखो किस कारण से बंगाल को राजस्व की भारी हानि हुई थी। अब देखो क्या है? बंगाल के राजस्व को भारी, बंगाल के पास जो पैसा था उसको भारी हानि हुई थी। क्या कारण है? उसका कारण बताना है। ये सारे प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। औरंगजेब के फरमान में केवल कंपनी को शुल्क मुक्त कराया
शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था। औरंगजेब ने क्या निकाला, एक फरमान निकाला, एक आदेश निकाला, जिसमें उसने कहा था कि कंपनी को क्या करना है, अब किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना। लेकिन कंपनी के अधिकारी जो निजी व्यापार कर रहे थे उनसे शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा की गई। लेकिन कंपनी के कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपना निजी व्यापार कर रहे थे, धीरे धीरे कंपनी का व्यापार बढ़ा रहे थे। तो औरंगजेब ने कहा कि वो लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे। उन्होंने इसका भुगतान करने से मना कर दिया। उन्होंने क्या किया, इसका भुगतान करने से मना कर दिया, जिससे बंगाल का राजस्व को भारी आने। अब देखो, जो एक राजा है उसके पास में पैसा कहां से आएगा, जब लोग टैक्स देंगे, जब लोगों से कर लिया जाएगा। तो पहले तो क्या था, पहले तो सभी कर दे रहे थे, लेकिन उसने जो औरंगजेब ने ये बोला कि चलो कंपनी टैक्स नहीं देगी, लेकिन बाकी काम है उसके लिए टैक्स लेंगे। लेकिन वहां पे कंपनी के जितने भी लोग थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो राजा के पास में पैसा ही नहीं आया ना, तो बंगाल का राजस्व उसमें क्या हुई, भारी हानि हुई। प्रश्न नंबर 11 देखिए, राज्य और सरकार के बीच में अंतर पर चर्चा करें। तो देखो क्या है इसका आंसर। सरकार कानून को प्रशासित करने तथा लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार का काम क्या है, एक तो कानून बनाना और उसको लागू करना। चुनाव से सरकार बदल सकती है। दूसरी ओर राज्य एक राजनीतिक संस्था को संदर्भित करता है जो एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो क्या है, राज्य क्या, मान लो ये एक एरिया है, तो ये एक राज्य है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सबको देखना क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। उदाहरण भारतीय राज्य, नेपाल राज्य आदि। भारतीय राज्य में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं, देखो क्या है, राज्य और सरकार के बीच। देखो सरकार क्या है यहाँ पर आपको समझना होगा, एक सेकंड। सरकार क्या, सरकार का काम क्या है यहाँ पर, कानून को सही तरीके से चलाना और उनको लागू करना, ठीक है। और एक राज्य क्या होता है, एक जगह का एरिया कह दिया ना हमने, यहाँ पे कानून चलाना, मतलब कि देखो राज्य एक एरिया में जितने लोग हैं उनको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, और उन पर कानून चलाना वो क्या हो जाएगा, सरकार हो जाएगा। तो अब समझो इसको, देखो सरकार कानून के प्रशासित करने तथा लागू करने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव से सरकार बदल सकती है, जब चुनाव होता है तो सरकार बदल सकती है, लेकिन राज्य नहीं बदलेगा। दूसरी ओर राज्य एक राजनीतिक संस्था को संदर्भित करता है जो एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राज्य में सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप है। हमारे देश में कैसे सरकार है, लोकतांत्रिक रूप है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा है। राज्य का तात्पर्य केवल सरकार से कहीं अधिक है, इसके साथ परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो क्या का, एक राज्य पे क्या होगा, वहाँ पे सरकार होगी, तो उस सरकार का काम क्या है, उस राज्य के लोगों की देखभाल करना। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, चूक के सिद्धांत या हड़प नीति की व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए इसका क्या कहा गया है। लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे ने एक नीति तैयार की जिसे चूक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चूक का सिद्धांत। देखो लॉर्ड डलहौजी, याद करो नाम ने, जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक नीति तैयार की जिसे चूक के सिद्धांत या क्या कहा जाता है, हड़प नीति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने क्या घोषणा की, सिद्धांत ने घोषणा की कि यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य व्यस्त हो जाएगा, अर्थात कंपनी क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा। मतलब देखो मैंने अभी जो बताई थी रानी के साथ, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ बात हुई थी, वही यहाँ पे कहा जा रहा है, वही हड़प नीति थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य का राजा की डेथ हो जाती है और उसके कोई पुत्र नहीं है तो उस समय क्या किया जाएगा, उस समय उसके अगर पुत्र नहीं है तो उसकी सारी संपत्ति और उसका राज्य किसका, कंपनी के पास में चला जाएगा, मतलब कंपनी के हैंडओवर हो जाएगी, कंपनी संभालेगी। इस सिद्धांत को लागू करके एक के बाद एक राज्यों पर कब्जा कर लिया। इस सिद्धांत को लागू कर लिया और बहुत सारे ऐसे थे जिनके बेटे नहीं थे, तो उस राज्य पर किसने कब्जा कर लिया, कंपनी ने कब्जा कर लिया। जैसे सतारा हो गया, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। ये